To all of you, my dear friends, today we will discuss some important MCQs of physical education. These MCQs are important regarding our all competitive exams like STAT, TGT, PGT, KVS exam, NVS exam, and UGC NET. So, without getting late, let's begin our class. Today we will discuss only 10 MCQs. और MCQs के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम जो उसके ऑप्शंस हैं उनको भी फर्दर क्लासीफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर MCQ। फर्स्ट MCQ इज इट इज़ इनविजिबल बट इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन मोशन ओकर्स। ये कह रहा है कि भाई वो हमेशा इनविजिबल होता है लेकिन जब हम कोई मोशन गति करते हैं तो वो हमेशा विजिबल हो जाता है। तो ऑप्शंस है फोर्स, बी वेट, सी एनर्जी, डी एंड्योरेंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स। और हमें पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है। फोर्स के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, और उसी के कारण अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होती है तो वो फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। फोर्स का ये फॉर्मूला भी होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम फर्दर जो इसके ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, उनके बारे में भी पता करते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे वेट है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास एक, अगर वेट की कंपेयर करें हम मास के साथ में, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट में क्या होता है, वेट हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हमारा मास अर्थ के ऊपर 20 kg है तो मून के ऊपर जाने के बाद भी वो 20 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा वेट चेंज हो जाता है। एनर्जी, ऑप्शन सी एनर्जी। एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। उसमें से मेनली हम दो के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो मेन होती है, जो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है मेनली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज मास, g इज ग्रेविटी एंड h इज हाइट। उसके बाद ऑप्शन डी बात कर रहा है एंड्योरेंस के बारे में। एंड्योरेंस क्या होता है, कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन कंडीशन ऑफ फटीग, मीन्स थकने के बावजूद अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस स्पीड के साथ कवर करते हैं तो वो एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एंड्योरेंस, ठीक है। नाउ मूव टू MCQ 2। दिस इज आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। ये पूछ रहा है कि अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस, बी ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस, सी ग्लाइकोलाइसिस, या फिर डी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको ध्यान से कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। कि अगर ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन का कन्वर्ट होना क्या कहते हैं, तो वो सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस सही है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्लूकोज बनता है फैट या फिर एमिनो एसिड से, अगर हमारा एमिनो एसिड या फिर फैट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन बी, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन सी, अगर हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कब होती है, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो ऑप्शन सी पायरुवेट प्रोसेस होती है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो हमारी ऑप्शन डी है, जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, ध्यान रखना, जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, नाउ मूव टू MCQ नंबर 3। ये कह रहा है कि द सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज कोल्ड। भाई हमारा प्रोजेक्टाइल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है ना। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, हाइट h लिख देता हूँ, और ये डिस्टेंस, ये हमारा TA टाइम ऑफ एसेंट यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट। ये
अगर हम ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर टाइम ऑफ एसेंट को टाइम ऑफ डिसेंट के साथ में ऐड कर दिया जाता है तो क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो हमारा इसका आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा हाइट का फॉर्मूला है, हाइट का इसमें फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल का, वो क्या होता है, जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, वी वेलोसिटी होती है और जी हमारी ग्रेविटी होती है। इसके बाद बात आती है कि हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज के लिए जो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो जो हमारे टाइम के लिए यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला, वो होता है 2v साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और रेंज क्या होती है, जो हमारा डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का, ये हमारी रेंज कहलाती है। और मैक्सिमम हाइट हमेशा मिडिल से मेज़र करते हैं, जहाँ जो मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। इसमें बात चल रही है कि जो हमारा यूएस ओपन है, विनर ऑफ मेंस सिंगल्स यूएस ओपन 2020 इज़, जो अभी रिसेंटली हुआ है अगस्त 31 से सितंबर 13 के बीच में, है ना। तो हमें उसका पता होना चाहिए कि यूएस ओपन में कि कौन विनर है मैन कैटेगरी के अंदर। ऑप्शन ए डोमिनिक थीम, बी अलेक्जेंडर जेवरेव, सी नोआमी ओसाका, डी विक्टोरिया अजेरेंका। सो द राइट ऑप्शन इज डोमिनिक थीम। ऑप्शन ए इज़ राइट। और जो ये डोमिनिक थीम है ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। रनर अप रहे थे ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेवेरव जो जर्मनी के हैं। और जो इसमें फीमेल कैटेगरी में विनर थी वो थी नोआमी ओसाका, ऑप्शन सी, जो जापान से है। और जो विक्टोरिया एजरेनका है ये हमारी फीमेल कैटेगरी में रनर अप रही हैं जो रशिया से हैं। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए जो हमारे यूएस ओपन है वो स्टार्ट हुए थे 1881 से। ठीक है, और 1975 से पहले इन गेम्स को हमेशा ग्राउंड जो ग्रास होता है उसके ऊपर खेला जाता था। 1975 से 78 के बीच में इसको क्ले सरफेस के ऊपर खेला गया, और 1978 से अब तक इसको हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है यूएस ओपन के रिगार्डिंग। ठीक है, और हमारे साल के एंड में यूएस ओपन होता है। इनकी सीक्वेंस होती है, ईयर के स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और लास्ट में यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। इस बार हमारे 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ही हो पाए हैं, फ्रेंच ओपन और विंबलडन नहीं हुए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप इन, ओके these are not the questions, here are okay, the question is MCQ number 5, if force arm is 5 meter, resistance arm is 8 meter, then how much force is required to lift weight of 10 kg। ये कह रहा है कि अगर फोर्स, हमें सबसे पहले लीवर के अंदर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इंटू फोर्स आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस आर्म। सो इसके अंदर हमें फोर्स आर्म का पता है, फोर्स आर्म 5 है। हमें पता है रेजिस्टेंस आर्म का, रेजिस्टेंस आर्म इसमें कितनी है 8 है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 kg है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 8, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 5 टू 10 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला मेन है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस आर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स डिसीज़। ये कह रहा है कि भाई कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण रिकेट्स डिसीज़, रिकेट्स नाम की डिसीज़ हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, या डी है विटामिन बी।
ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विटामिन डी। रिकेट्स हमेशा विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है, और ओस्टियोपोरोसिस मीन्स हमारी बोन्स में अगर छिद्र हो जाते हैं, पोरस टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वो भी विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें पता होना चाहिए विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी के कारण बेरी होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें जो हमारे विटामिन्स होते हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन्स वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो दो हैं, बी एंड सी। फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ए, डी, ई एंड के। और हमें इनके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए, लाइक विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, बी को थायमिन बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को कैल्सिफिरोल बोलते हैं, ई को टोकोफिरोल बोलते हैं, के को क्यूनोनस बोलते हैं। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विंड असिस्टेंस अलाउड फॉर 100 मीटर रिकॉर्ड इज। ये कह रहा है कि कितनी विंड की किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विंड की स्पीड अगर हमें 100 मीटर में रिकॉर्ड बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर पर सेकंड, बी 1.30 मीटर पर सेकंड, सी 1.90 मीटर पर सेकंड, डी 2.00 मीटर पर सेकंड। सो आवर राइट आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकंड। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी विंड होती है वो 2 टाइप्स में डिफाइन होती है। वन इज़ हेड विंड, अदर वन इज़ टेल विंड। टेल विंड क्या होती है, लाइक मैं रनिंग कर रहा हूँ इधर से इधर, ये ऐसे, और एयर भी इधर से इधर ही चल रही है, ये एयर भी इधर से इधर ही चल रही है ना। मैं रनिंग भी इधर ही कर रहा हूँ और एयर भी इधर ही चल रही है, तो ये हमारी टेल विंड होती है। अगर टेल विंड की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो वो रिकॉर्ड माना नहीं जाएगा। हमारी जो टेल विंड की स्पीड है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए अगर हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन अगर जो हम बात करें हेड विंड की, लाइक मैं रनिंग तो कर रहा हूँ सेम उसी डायरेक्शन में इधर से इधर, लेकिन जो हमारी एयर चल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको बोलते हैं हेड विंड। हेड विंड से कोई इशू नहीं है रिकॉर्ड का। अगर हेड विंड ज़्यादा चलेगी तो उसके तो हमें ही डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हमारी टेल विंड 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लोड इंटेंसिटी इज। ये पूछ रहा है कि लोड इंटेंसिटी क्या होती है। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, सी सेम एज लोड वॉल्यूम, डी रिकवरी। ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर बी। लोड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम। अब ये क्यों होता है हमें पता होना चाहिए। अगर हमारी लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हमारा लोड वॉल्यूम हमेशा कम हो जाता है। अगर लोड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारी लोड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लोड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट में हमने क्या किया, 5 रेपिटेशंस किए विथ 10 kg 100 kg वेट। हमने 5 रैप निकाले 100 किलोग्राम वेट के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रेपिटेशंस इंक्रीज़ कर दिए लेकिन वेट सेम रखते हैं। हमने 10 रेपिटेशंस किए सेम वेट के साथ 100 kg के साथ में। तो इसमें क्या किया, हमने इनकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हमने 5 रेपिटेशंस किए और हमने वेट बढ़ा दिया, 150 kg गया। अगर हम वेट बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रेपिटेशंस कम हो जाएंगे। मींस अगर, और ये हमारी लोड इंटेंसिटी होती है। अगर हम वेट बढ़ा रहे हैं तो हमारे रेपिटेशंस कम हो रहे हैं, अगर हम रेपिटेशंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा वेट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली वर्क करते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिकवरी क्या होती है, रिकवरी में बी डिफाइन एज रिटर्निंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस लेवल थ्रू रिमूवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फटीग ड्यू टू ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन एफर्ट। भाई अगर हम कोई कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं उसके बाद में हमें जो फिजिकली और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो थकावट हुई है उसको दूर करने के लिए जो हम आराम करते हैं उसी को रिकवरी बोलते हैं,
ठीक है। और ध्यान रखना लोड इंटेंसिटी कभी भी लोड के समान नहीं होती, नहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमारा ऑप्शन बी राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर हर्डल रेस इज। ये पूछ रहा है कि भाई जो हर्डल रेस होती है 400 मीटर की, उसमें जो हमारा लास्ट हर्डल होता है उससे एंड लाइन तक के बीच के डिस्टेंस, वो का डिस्टेंस कितना होता है। ऑप्शन ए 35 मीटर, बी 45 मीटर, सी 40 मीटर या फिर डी 50 मीटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40 मीटर। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल तक वो होता है 45 मीटर, और जो इन बिटवीन हर्डल्स होता है वो 35 मीटर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद में हमें पता होनी चाहिए जो हर्डल की हाइट कितनी होती है 400 मीटर में। फोर मैन हाइट ऑफ हर्डल इज़ 0.914 मीटर। फॉर वुमेन हाइट ऑफ हर्डल इज़ 0.762 मीटर। ऐसे ही 100 मीटर वुमेन्स के लिए 100 मीटर हर्डल कराई जाती है, और मेंस के लिए 110 मीटर हर्डल कराई जाती है। जो 100 मीटर हर्डल कराई जाती है वुमेन्स के लिए, उसमें जो हर्डल की हाइट होती है वुमेन्स की वो होती है 0.838 मीटर। और जो हमारे 110 मीटर होता है उसमें जो हाइट होती है वो होती है 1.067 मीटर। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके लिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द क्वेश्चन इज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाई। ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्फ्रेड बिने। अगर वो पूछता है कि बाईफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, तो वो है चार्ल्स स्पीयरमैन। अगर वो पूछता है ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, तो वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अगर वो पूछता है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है, वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, ये अरेंज हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और सजेशन देना है कि और हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। आज हमने ये 10 MCQs किए हैं, उनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी है। आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपको प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।